बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की पहले आप एक किस्त सुन चुके हैं, अब दूसरी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे पास वक्त बहुत कम था, वरना असूलन तो मुझे वहाँ बेधड़क आने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि अगर उस्ताद सादिक खुदा न ख्वास्ता किसी वजह से पकड़ा गया होता तो यकीनन दुश्मन वहाँ मेरी घात में बैठा होता। मैं यहाँ हूँ। मुझे उस्ताद सादिक की आवाज़ ताज़ा हवा की झोंके की तरह महसूस हुई थी। मैंने आवाज़ की समत का तयन करते हुए उस तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ 3 दरख्त आपस में इस तरह जुड़े हुए थे कि एक फैले हुए घने दरख्त की सूरत इख्तियार कर गए थे। अगर वो मुझे आवाज न देता तो मैं उसे ढूंढने में नाकाम रहता। चले सर, हमें फिलफोर यहाँ से दूर जाना होगा। उन दरख्तों के नीचे जाकर मैंने नजरें उठाई, मगर इस बार भी मुझे घनी शाखों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया था। फिर शाखों में हरकत हुई और उस्ताद सादिक का चेहरा नजर आ गया। मिशन का क्या हुआ? उसने छूटते ही पूछा। सर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लौटा हूँ, मगर अब तफसीलात बताने का वक्त नहीं, हमें चलना चाहिए। ज़िशान, मुझे लगता है मेरे पाँव की हड्डी क्रैक हो चुकी है, पाँव सूज गया है। इस पाँव के साथ चलना एक ख्वाब ही होगा। उसकी आवाज में गहरे तासुफ की झलक थी। मगर सर, थोड़ी देर बाद ये जंगल दुश्मन के घेरे में होगा। उसने कहा, मेरी मानो तो निकल जाओ, कम अज कम एक का जिंदा लौटना दोनों की शहादत से बहुत बेहतर है। अगर मेरा सहारा लेकर चलने की कोशिश करो तो शायद हम आहिस्ता आहिस्ता। वो कता कलामी करते हुए बोला, यकीनन वक्त जाया कर रहे हो, अब तक आप काफी दूर निकल गए होते। सही कहा, मैं इत्मीनान से बोला। वैसे मुझे उम्मीद है इन दरख्तों पर 2 आदमियों के छुपने की गुंजाइश है। बेवकूफ मत बनो ज़ीशान, उसने मुझे डांटा। अगर ये बेवकूफी है तो मैं बेवकूफ भला। मैं राइफल कंधे से लटका कर दरमियान वाले दरख्त पर चढ़ने लगा। जानते भी हो एक स्नाइपर तैयार करने में कितनी मेहनत और पैसा खर्च होता है, और इतनी मेहनत और खर्च के बाद किसी शख्स का अच्छा स्नाइपर बनना यकीनी नहीं होता। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात मुझे यहाँ भेजने से पहले सोचनी चाहिए थी। वो जच होकर बोला, वो मिशन था और ये इबादत है। मैं एक मजबूत शाख मुंतखब करके छुपने के लिए मचान बनाने लगा। ज़िशान, आप अच्छा नहीं कर रहे। उस्ताद जी, एक बात कहूँ? कहो। आप अपनी तवानाई क्यों जाया कर रहे हैं? ओह नो। वो गहरा सांस लेकर खामोश हो गया। अच्छा, तफसील नहीं सुनोगे? सुना दो यार, वो बेबसी से बोला, और मैं उसे तफसील से अपनी कार्रवाई के बारे में बताने लगा। इस दौरान मेरे हाथ काम से गाफिल नहीं हुए थे। मेरी बात खत्म होते ही उसके मुंह से बेसाख्ता तारीफी कलमे अदा हुए। शाबाश, आपने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इससे ज्यादा की तवक्का एक मजे हुए स्नाइपर से भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्या करेंगे? मैं मुस्तफसर हुआ। मैं अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ। उसे राय का इजहार नहीं, लठ मारना कहते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, तो समझ लो अब हम लठ मारने जोगे ही रह गए हैं। अच्छा ये देखो, मैंने वाकी टाकी निकाल कर उसे दिखाया। ये आखिरी मकतूल से छीना है ना? मैंने इत्मीनान में सर हिलाते हुए कह दिया, जी। वैसे इसे मारकर आपने दुश्मन के लिए सहूलत पैदा कर दी है। उसे तासुब भरे अंदाज में कहा। उस्ताद जी, मैं मजबूर था, वरना इतनी समझ तो मुझे भी है कि ऐसा करके मैंने दुश्मन की तलाश को एक मुतय्यन रुख मुहैया कर दिया है। अब उनकी सारी तवानाइयां इस जंगल को घेरने में इस तरफ होंगी। हाँ, मैंने उनकी गुफ्तगू वायरलेस पर सुनी है। वो जंगल को घेरने का मंसूबा बना रहे थे। अच्छा, अब इसे ऑन करो ताकि पता चल सके कि हम कब तक इनके हत्थे चढ़ने वाले हैं। ये बचगुनी की बातें आपको जेब नहीं देती। कहते हुए मैंने वाकी टाकी ऑन कर दिया, मगर दुश्मन के किसी आदमी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चंद लम्हे तक खाली शाय शाय सुनने के बाद उस्ताद सादिक बोला, गालिब उन्होंने वाकी टाकी के गायब होने का पता चल चुका है और उन्होंने फ्रिक्वेंसी तब्दील कर दी है। मगर उसी वक्त वाकी टाकी से उभरती कंट्रोल की आवाज ने उस्ताद के अंदेशे को झुठला दिया था। वो कॉल साइन नंबर 5 और नंबर 6 से उनकी लोकेशन के बारे में पूछ रहा था। पता चला कि वो दोनों ग्रुप जंगल की मगरबी तरफ सफेद नाले में पोजीशन ले चुके थे। जनूबी समत करीबन 8-10 किलोमीटर दूर एक ग्रुप पहुंच गया था, जो अगले मोर्चों से एक 2-2 आदमी इकट्ठे करके जमा किया गया था। इस ग्रुप के साथ कंट्रोल का राब्ता किसी बड़े वायरलेस सेट पर था, क्योंकि वो लोग वाकी टाकी की रेंज से दूर थे। उनकी बाबत शमाली और मगरबी इतराफ में मौजूद पार्टियों को कंट्रोल ने आगाह किया था। कंट्रोल बार बार उन्हें एहतियात से हरकत करने की तलकीन कर रहा था, क्योंकि वो एक स्नाइपर के खिलाफ घेरा तंग कर रहे थे। एक ऐसा स्नाइपर जो उनके 9 बंदों को हलाक कर चुका था। बस अब बंद कर दो। उस्ताद सादिक ने मुझे वाकी टाकी बंद करने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद सूरत हाल मालूम करेंगे। मुसलसल आन हालत में रहने पर बैटरी जल्द खत्म हो जाएगी। इसकी एक इजाफी बैटरी भी मैं साथ लाया हूँ। मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया, मगर वाकी टाकी ऑफ करना मैं नहीं भूला था। उन्नो कहकर उसने किसी भी किस्म का तस्करा करने से गुरेज किया था। सूरज काफी देर हुई पहाड़ों में गायब हो चुका था। अब अंधेरा गहरा होने लगा था। शायद वो रात को जंगल में घुसने की कोशिश न करें। मैंने अंदाजा लगाया। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उनका घेराव मुकम्मल हो चुका है तो सुबह तक कार्रवाई को मुअख्खर कर सकते हैं, मगर यह भी हकीकत है कि पूरी रात इंतजार करने में उनका नुकसान है। मैंने पूछा, वो कैसे? जाहिर है हमारा जंगल में छुपा होना एक अंदाजा ही तो है, और अंदाजों का गलत
गलत होना हैरान कुन नहीं होता। आपके पास पानी मौजूद है या खत्म हो चुका है? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। थोड़ा सा होगा, चाहिए क्या? नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। मेरी वाटर बोतल भरी हुई है। पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी पड़ेगी, ना मालूम कब तक छुपना पड़े। चश्मे की जगह मुझे मालूम है, मगर फासला ज्यादा है। मैंने इंकशाफ किया। चश्मे तो यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं, अलबत्ता उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। अगर नक्शे में मौजूद हुए फिर तो उनकी तलाश आसान होगी। ये आरजी और छोटे चश्मे हैं, ये नक्शे पर जाहिर नहीं किए जाते। कुछ खाने का मूड है? नहीं, उसने मज़ाहिया अंदाज में कहा। कुछ तो यूं कह रहे हो जैसे दसियों खाने यहाँ मौजूद हैं। मैं खिसिया कर बोला, सर कुछ न कुछ तो मौजूद है ना। अच्छा, फिलहाल गुफ्तगू से परहेज करो। नाइट विजन साइट से चारों जानिब के इलाके को यहीं बैठे बैठे देख लो, क्या पता दुश्मन पेशकदमी कर रहा हो। नाइट विजन साइट की क्या जरूरत है, मेरे पास वायरलेस सेट मौजूद है। मैंने वाकी टाकी ऑन कर लिया। चंद लम्हों की शाशा के बाद एक आवाज उपरी, कंट्रोल ऑफ ऑल स्टेशन, ओके, रिपोर्ट देंगे नंबर 5। नंबर 5 ने अल्फाबेट की जुबान में जवाब दिया, आस्कर क्ल्यू, ओके। नंबर 6 कंट्रोल ने अगला कॉल साइन पुकारा, नंबर 6 आस्कर क्ल्यू। नंबर 6 ने जवाब दिया। वो फर्दन फर्दन तमाम पार्टियों को पुकारता गया और मुतलका पार्टी लीडर जवाब देता गया। सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर उसने तमाम पार्टियों को अगले हुक्म के इंतजार का मजदा सुनाया। यकीनन उसने पार्टियों को आगे बढ़ने या अपनी जगह पर रात गुजरने का इंतजार करने की बाबत हुक्म सुनाना था। मैं भी वाकी टाकी बंद किए बगैर महवे इंतजार रहा। 10-15 मिनट के बाद एक मरतबा फिर तमाम पार्टियों को अपनी जगह पर ठहरे रहकर सुबह सवेरे तक पेशकदमी की कार्रवाई मुअक्कर करने का हुक्म सुना दिया गया। मैंने वाकी टाकी बंद करते हुए कहा, मतलब वो डर गए हैं? नहीं यार, एक स्नाइपर को रात के वक्त इस जंगल में ढूंढना यकीनन भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। उन्होंने जंगल को तकरीबन घेरे में ले लिया है। कल दिन की रोशनी में इत्मीनान से अपना शिकार ढूंढ लेंगे। अगर आप ठीक होते तो क्या हम यहीं बैठे उनका इंतजार करते रहते? तो कहाँ जाते? इस जंगल से निकल भागते। वो जितनी भी कोशिश कर लें चप्पे चप्पे पर अपने आदमी तैनात नहीं कर सकते। उनके घेरे में कई शिगाफ होंगे। निशान आते वक्त दुश्मन की बेखबरी में इन रस्तों से गुजरना इतना मुश्किल नहीं था। हमने नक्शे को भी बस सरसरी अंदाज में देखा था। आज दिन को मैं बड़ी बारीकी से इलाके का नक्शा खंगाल चुका हूँ। इस जंगल के मशरकी तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है, जंगल की जानिब से सारा सिलसिला सीधी खड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल है, जिन नक्शे की जुबान में अस्कार्पमेंट कहते हैं। और ऐसी चढ़ाइयाँ कोई कोहे पैमा ही सर कर सकता है। मगरबी जानिब उनके किसी सेक्टर का बेस है, गालबन आप जिसे लाली सेक्टर बता रहे थे, और इसी पहाड़ी सिलसिले पर उनकी 2 और पोस्टें भी मौजूद हैं। सादा अल्फाज में कहूँ तो इस जानिब से इस वक्त भाग निकलना, जबकि पोस्टों के संतरी चौकन्ना हो, नहायत दुश्वार बल्कि नामुमकिन है। शमाल की जानिब तंग दरे की रोड और सफेद नाला है। ये दोनों रास्ते खुली किताब की मानद हैं और सबसे बढ़कर ये रास्ता दुश्मन के इलाके की तरफ जाता है। कोई बेवकूफ ही उस समत निकलने की कोशिश करेगा। अब रहेगी जनूब की समत, तो इस जानब चप्पे चप्पे की निगरानी कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आप मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बस सूरत हाल का सही तजिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा छोड़े सर, पेट पूजा करते हैं। मैंने स्मॉल पैक से भुने हुए चने के बिस्किट निकालकर खाना शुरू कर दिए। ये गजाइत से भरपूर बिस्किट थे। चंद बिस्किट ही आदमी को 24 घंटे की तवानाई मुहैया कर देते थे। यही बिस्किट उस्ताद सादिक के पास भी मौजूद थे। मेरी तरगीब पर उसने भी बिस्किट चबाने शुरू कर दिए। उसने बिस्किट खाकर कहा, पानी मुझे भी पिलाना। ये लें, पहले आप पी लें। मैंने अपनी जगह से सरक कर वाटर पाइप उसकी जानिब बढ़ा दिया। बहुत मीठा पानी है इस चश्मे का। सैर होकर पानी पीने के बाद उसने वाटर पाइप मेरी जानिब बढ़ा दिया। वाकई सर, बहुत उम्दा पानी है। अच्छा अब आराम कर लो, क्योंकि सुबह एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकेंगे, ठीक है? मगर पहले आपका पाँव देख लूं। मैं उस्ताद सादिक की तरफ बढ़ गया। वाकई उसका पाँव काफी सूजा हुआ था। सोजन पिंडली तक फैल गई थी। उसका इलाज किसी अस्पताल में ही मुमकिन था। मैंने अपनी जगह वापस आकर आंखें बंद कर ली। मेरे असाब जितने भी मजबूत होते मेरा पहला मिशन था, और ऐसे हालात से पहली बार मेरा वास्ता पड़ रहा था। गुज़िश्ता रात की तरह मुझे इस रात भी बस वाजिबी सी नींद, बार बार आंख खुल जाती। चंद बार मैंने वाकी टाकी ऑन करके दुश्मन को भी सुनने की कोशिश की। बस एक मरतबा उन्हें सब अच्छा देते हुए सुना, इसके अलावा खामोशी छाई रही। सुबह सादिक के वक्त मुझे उस्ताद सादिक की आवाज सुनाई दे गई, ज़िशान सो रहे हो? कोशिश तो रात भर रही है, मगर कोई खास कामयाबी नहीं हुई। अच्छा, अपनी जरूरियात से फारिग हो जाओ, क्योंकि दिन भर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मगर आप यकीनन मेरे लिए नीचे उतरना नामुमकिन होगा। तो ये कि मेरे पास इस मकसद के लिए शापर मौजूद है। बस आपको थोड़ी जहमत करना पड़ेगी। बड़ी खुशी से कहकर मैं नीचे उतर गया। नीचे उतरने से पहले मैंने अपना संभाल पैक और राइफल वहीं मचान पर छोड़ दी थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने फितरी तकाजा पूरा किया और फजला जात को बड़ी एहतियात से जमीन में दबा दिया, क्योंकि इससे दुश्मन को हमारी मौजूदगी का
بڑا یقین ہو جاتا اور یہ یقین ان کی کوششوں کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں مزید چوکنا اور متحد کر دیتا۔ واپس جا کر میں نے استاد صادق کی شاپر میں بند فضلہ جات کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور پھر درخت پر چڑھ کر خود کو میچان میں چھپانے لگا۔ چھپنے سے پہلے مجھے تھوڑا پانی دے دینا، بعد میں یقیناً ہمیں حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی سر کہہ کر میں نے سنبھال پیک سے واٹر بوتل نکالی اور استاد صادق سے واٹر بوتل لے کر آدھا پانی اس میں منتقل کر دیا۔ خود کو کیموفلاج کر کے میں نے واقی ٹاکی آن کر لیا۔ پارٹیوں کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، آگے بڑھے لیکن احتیاط سے۔ فائر کرنے سے پہلے یہ بات مد نظر رہے کہ چاروں طرف آپ کے اپنے ساتھی موجود ہیں۔ کوشش یہی کرنا کہ دشمن زندہ ہاتھ لگے۔ میں ان کی باتیں سننے لگا مگر استاد صادق نے زیادہ دیر مجھے واقی ٹاکی آن نہ رکھنے دیا۔ ذیشان بس وائرلیس سیٹ آف کر دو، اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جی سر کہہ کر میں نے واقی ٹاکی آف کر دیا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد دشمن کے چند سپاہی ہمارے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ آہستہ قدموں سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے۔ گاہے گاہے وہ درختوں کے اوپر بھی نظر ڈال لیتے تھے۔ مجھے ان کے انداز میں خوف کی جھلک نظر آئی۔ بلا شبہ وہ اندھی گولی کا شکار ہونے سے خوفزدہ تھے۔ شام تک وہ وہیں گھومتے رہے۔ مختلف اطراف سے فائرنگ کی آواز بھی سنائی دیتی رہی۔ رات کو بھی پارٹیوں نے جنگل میں ڈیرا ڈالا مگر ہماری مچان کے قریب کوئی پارٹی نہیں ٹھہری تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں نے پہلے تو شب دید اینک لگا کر چاروں جانب کسی دشمن کے نہ ہونے کا یقین کیا اور پھر واقی ٹاکی کی آواز کم کر کے آن کر لیا۔ ان کی باتوں سے پتا چلا کہ ہر پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک گروپ کا کام جنگل میں گھس کر تلاشی لینا اور دوسرے گروپ کا کام جنگل کا گھیراؤ کرنا تھا۔ اس لیے گھیرا ڈالنے والی پارٹیاں کل سے اپنی اپنی جگہ موجود تھیں اور تلاشی کے لیے مختلف پارٹیاں 3 اطراف سے جنگل میں داخل ہو چکی تھیں۔ البتہ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے پارٹیوں کو اپنی اپنی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے گفتگو کی ابتدا ہی مایوسی بھری خبر سے کی۔ استاد صادق نے مسکرا کر کہا یہی خبر میرے پاس بھی ہے، مطلب اپنی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا سنائپر کی ساری زندگی ہی آزمائشوں میں گھری ہوتی ہے، ویسے پانی کے بغیر انسان کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کا انحصار تو انسان کی جسمانی حالت، ارادے، اللہ پاک کی ذات پر اعتماد اور واپس لوٹنے کی امید پر ہوتا ہے۔ ویسے سنا یہی ہے کہ پانی کے بغیر لوگ مہینہ بھر بھی زندہ رہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مسکراتا ہوا بولا بہرحال یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ درختوں کے سبز پتے پانی اور خوراک دونوں کی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں نے دبی آواز میں ہنستے ہوئے کہا ویسے سر آپ پہلے بھی مختلف مشن پر سرحد پار آ چکے ہیں، کیا کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبتا ہوا بولا میں پہلے مشن پر کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا مگر مجھے اپنے استاد نے دھوکہ دے دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا استاد نے دھوکہ دے دیا؟ ہاں ذیشان، استاد ہاشم میرے ساتھ سینئر تھا، ہم دونوں ایک ہی جھاڑی میں چھپے ہدف کی آمد کے منتظر تھے۔ ہدف کے نظر آتے ہی استاد کے حکم پر میں نے گولی چلائی جو ہدف کے ماتھے پر لگی تھی۔ دشمن کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ہماری بدقسمتی کے دشمن کو ہمارے جگہ کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے مجھے وہاں سے فرار ہونے کا کہا اور میری سنائپر رائفل مجھ سے یہ کہہ کر لے لی کہ اس کی رائفل فائر کے قابل نہیں رہی تھی، اب رائفل اس نے مجھے پکڑا دی تھی۔ استاد جی آپ بھی چلے نا، میرے لہجے میں نہ تجربہ کاری بول رہی تھی، ورنہ وہاں سے دونوں آدمیوں کا ایک ساتھ بھاگنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ پر یہ بات استاد ہاشم کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اس نے کہا آپ سیدھے وہاں پہنچے جہاں ہم نے گزشتہ شب گزاری تھی، وہاں سے پہلے رکنے کی کوشش نہ کرنا اور میری فکر بھی نہ کرنا، میں مرنے والا نہیں ہوں، مجھے ایک دوسرا راستہ معلوم ہے۔ مجھے تذبذب دیکھ کر اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا وعدہ کرتا ہوں زندہ رہوں گا اور یہ بھی اپنے پاس رکھو، میں آ کر لے لوں گا، کم از کم یہ وزن تو آپ ساتھ لے جائیں تاکہ مجھے بھاگنے میں آسانی رہے۔ اس نے اپنا پستول ماں فالتو میگزین کے اور اپنی واٹر بوتل بھی میرے حوالے کر دی۔ استاد جی میں نے تکرار کرنا چاہی مگر اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک لپٹا ہوا کاغذ نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا اگر مجھے تھوڑی دیر ہو جائے تو اس راستے پر چل پڑنا، یہ بالکل آسان اور محفوظ راستہ ہے، اب بھاگو ورنہ میں صحیح طور پر دشمن کو نہیں روک پاؤں گا۔ اس کی تنبیہ سے پہلے دشمن کی جانب سے فائرنگ کے 2-3 برسٹ آئے اور میں پیچھے کو کھسک گیا۔ اسی وقت ہلکی سی تھک میری سماعتوں سے ٹکرائی اور مجھے پتا چل گیا کہ دشمن اپنے ایک آدمی سے محروم ہو گیا ہے۔ گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ اتنا طویل نہیں تھا مگر ان جھاڑیوں کی آڑ لے کر فرار ہوا جا سکتا تھا۔ جھاڑیوں کے اختتام پر ڈھلان تھی، وہاں پہنچ کر بندہ یوں بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، لیکن یہ سب اس وقت ممکن تھا جب دشمن کو ہماری جگہ کے بارے میں پتا نہ ہوتا۔ اب تو دشمن اس جانب متوجہ ہو چکا تھا اور یقیناً ہمارا تعاقب کر کے وہ آسانی سے ہمیں رستے ہی میں دھر لیتے۔ البتہ اگر ایک آدمی ان کے ساتھ فائر کا تبادلہ کرتا رہتا تو دوسرا آسانی کے ساتھ فرار ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر استاد ہاشم نے مجھے بھگا دیا تھا۔ رستے میں یہ سوچ میرے دماغ میں سرگرداں رہی کہ استاد ہاشم وہاں سے کیسے بھاگے گا، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا اور اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ اسے ایک دوسرا راستہ معلوم ہے اور مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا وہ زندہ رہے گا۔ جھاڑیوں کا علاقہ میں نے جھک کر دوڑتے ہوئے طے کیا تھا مگر ڈھلان سے اترتے ہی میں سیدھا کھڑا ہو کر بھاگ پڑا۔ اس نشیب میں میں اندھا دھند ہونے والی فائرنگ سے محفوظ تھا۔ گزشتہ رات کی پناہ گاہ تک میں بغیر رکے بھاگتا چلا گیا۔ وہ جگہ کاروائی کے علاقے سے قریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر
थी। तमाम रास्ते मेरे कानों में मुसलसल फायरिंग की आवाज गूंजती रही थी। इसका मतलब यही था कि उस्ताद हाशिम मुकाबले पर डटा हुआ है। मगर जब मैं अपनी पनाहगाह से फरलांग भर के फासले पर पहुंचा तो एकदम फायरिंग का सिलसिला मौकूफ हो गया। मैं झाड़ियों में छुपी छोटी सी खूह में घुसकर उस्ताद हाशिम का इंतजार करने लगा। नामालूम क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी परेशान सोचों में मुख्तलिफ ख्यालात सरगर्दा थे। उस्ताद हाशिम वहां से कैसे फरार होगा, दुश्मन को कैसे चकमा देगा, कहीं दुश्मन उसका ताकुब करते हुए इस ठिकाने तक तो नहीं पहुंच जाएगा, और क्या मुझे वहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए या छुपने के लिए जगह तलाश कर लेनी चाहिए। अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हो कि उस्ताद हाशिम को फरार का जो रास्ता मालूम है वो किसी और समत को जाता हो, और इसीलिए तो उस्ताद ने मुझे रास्ते का नक्शा दिया था। मैंने जेब से उस्ताद का दिया हुआ कागज निकाल कर खोला और मेरी आंखें हैरत से फैल गई। उस कागज में स्नाइपर राइफल की फायरिंग पिन लिपटी हुई थी। उस्ताद हाशिम ने सच कहा था कि उसकी राइफल फायर के काबिल नहीं है। ये अलहदा बात है कि वो खराबी उसके अपने हाथ की पैदा की हुई थी। राइफल की फायरिंग पिन कागज में बंद करके उसने मुझे वाज़ेह इशारा दिया था कि मुझे उसकी गलत बयानी के बारे में मालूम हो जाए और मैं यकीन कर लूं कि वह अपने मुल्क पर कुर्बान हो चुका है, लेकिन इस तरह कि अपने जेरे कमान की जान को बचा गया था। इस वक्त मुझ पर खुद ब खुद उसकी आखिरी गुफ्तगू की गुत्थियां खुलती चली गई थी। उसने अपनी राइफल ये कहकर मेरे हवाले की थी कि राइफल खराब है, लेकिन उसके साथ इस खराबी का इलाज भी मेरे हवाले कर दिया था। और ये तो आप जानते होंगे कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफल अपने जानशी के हवाले करता है। उसने भी यही किया, मगर मुझे शक भी नहीं होने दिया। फिर उसने कहा था कि मुझे दूसरा रास्ता मालूम है, और वो दूसरा रास्ता एक ही समत को जाता था जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। और फिर उसने वादा किया था कि वो मरेगा नहीं, और यकीनन शहीद मरा नहीं करते। हाँ ज़ीशान, वो आज भी जिंदा है, मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। उसकी शहादत के बाद दुश्मन को खुद ब खुद यकीन आ गया था कि वो बदला ले चुके हैं, मगर यहाँ भी उस्ताद चाल चल गया था। उसने मेरे हाथ से दुश्मन का खात्मा कराया था और मैं महफूज था। यहाँ भी दुश्मन को शिकस्त हुई थी। मुझे शिद्दत से रोना आया और मैं इस धोखेबाज को याद करके रो पड़ा। वो मुझसे अच्छा निशानेबाज था, उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा था। जाने क्यों उसने एक बेहतरीन निशानेबाज को एक नए और ना तजुर्बाकार स्नाइपर के लिए कुर्बान कर दिया था। यकीनन मैं उसे अकेला छोड़कर कभी ना जाता अगर वो मुझे धोखे में न रखता। उसने कोई झूठ नहीं बोला, मगर मुझे धोखा जरूर दिया था। आज तक उस धोखेबाज को नहीं भुला सका हूँ यार। उस्ताद सादिक की आंखों में शामिल दुख मेरी आंखें भी भिगो गया था। मैं बस खामोश बैठा उसके मोहतरम उस्ताद के मुतल्लिक सोचता रहा। कुछ बातें ऐसी थी कि उस्ताद सादिक ने मुझे नहीं बताई थी, मगर मुझे खुद ब खुद उनका अंदाजा हो चुका था। उस्ताद हाशिम ने अपनी वाटर बोतल और पिस्तौल ये कहकर उस्ताद सादिक के हवाले किए थे कि ये वजनी है, मगर असल वजह और थी। वो अपने हिस्से का पानी अपने शागिर्द के हवाले करना चाहता था। इसी तरह पिस्तौल और उसके इजाफी राउंड भी रस्ते में उस्ताद सादिक के काम आ सकते थे। रात को सोते हुए भी मेरी सोच में उस्ताद हाशिम अपने अनदेखे खदोखाल के साथ सरगर्दान रहा था। सुबह सादिक उठकर हमने अपनी फितरी जरूरियात को पूरा किया। आज मैं इन दरख्तों से ज्यादा दूर नहीं गया था। मुल्कजा उजाला होने से पहले हम कैमोफ्लाज होकर बैठ गए थे। पूरी रात हमने पानी पिए बगैर गुजार दी थी। सुबह दम अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। पहली रोशनी के साथ दुश्मन की चहल पहल शुरू हो गई थी। मैंने दोपहर के वक्त खूब एहतियात से इतराफ का जायजा लेकर वाकी टाकी सेट ऑन किया, मगर उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। मैंने इजाफी बैटरी लगाकर वाकी टाकी ऑन किया और दुश्मन की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। वाकी टाकी की आवाज को मध्यम करके मैंने कान से लगा लिया था। चंद लम्हों बाद उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। ज्यादातर पार्टियां खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नीचे मौजूद घनी झाड़ियों में मुझे तलाश कर रही थी। थोड़ी देर उनकी बातें सुनने के बाद मैंने वाकी टाकी ऑफ कर दिया। उस्ताद सादिक ने पूछा, क्या कह रहे हैं? मेरी तलाश जारी है। उस्ताद सादिक ने अपनी राय दी, शायद हफ्ता भर जारी रहे। मैं हंसा, मतलब हफ्ता भर सब्ज पत्तों पर गुजारा करना पड़ेगा। अगर कोशिश करो तो पानी ला सकते हो। कैसे? मैंने हैरानगी से पूछा। चश्मे की जगह आपको मालूम है, और एक स्नाइपर किसी तरह छुप कर हरकत करता है, ये जानने की जरूरत शायद आपको ना हो। मगर आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर आप जख्मी होते तो यकीनन मैं चला जाता, मगर अब यह खतरा आप ही को मोल लेना पड़ेगा। मैं खिफत भरे लहजे में बोला, सर आप बात को कोई और रुख दे रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं ज़ीशान, पानी लाने में वाकई बहुत ज्यादा खतरा है, मगर इसके बगैर चारा भी तो कोई नहीं। मुझे किस वक्त निकलना चाहिए? मैं उस्ताद सादिक के दिल में कोई गलत फहमी पलते नहीं देख सकता था। दुश्मन रात के वक्त ज्यादा चौकन्ना होता है और घेरा डालने वाली पार्टियों के पास लाजमन थर्मल नाइट साइट होगी, और ये तो आपको मालूम होगा कि इसमें हरारत खारिज करने वाली अशिया बहुत जल्द नजर आ जाती हैं, और हर जानदार शह हरारत खारिज करती है। यानी मुझे अभी रवाना हो जाना चाहिए। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर से कपड़ा हटाकर वक्त देखा। दिन के 1:30 बज रहे थे। बिल्कुल
घेरा डालने वाली पार्टियां दिन को इतनी चौकन्नी नहीं होंगी और मुझे उम्मीद है शमाल की जानिब से आप बआसानी से निकल सकते हैं। इनका ध्यान मशरकी और जनूबी समत में होगा, लेकिन तलाशी लेने वाली पार्टियां तो चौकन्ना होंगी ना। मैंने एक अहम नुक्ते की जानिब उसकी तवज्जो मबजूल करवाई। तो फिर ऐसा है कि सुबह सादक के वक्त निकलना बेहतर रहेगा। इस वक्त पहरा दर अमूमन सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। उस वक्त पहरेदार अमूमन सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। गुड, उसने तहसीन आमेज लहजे में कहा, यानी आप मुझसे मुत्तफिक हैं 100%। मैंने हैरानी से पूछा, तो अभी जाने के हक में क्यों दलाइल दे रहे थे? बस आपको जांचना था। शुक्र है कि आपका मयार पर पूरा उतरा। उस्ताद का काम हर पल शागिर्द को जांचते रहना होता है। मैं हंसा, वैसे दौरान ट्रेनिंग भी आपने हमें काफी ख्वार किया था। हमारी वही सख्ती आज आपको इन हालात का सामना करने का हौसला दिए हुए है। मैंने कहा, सही कहा सर, मगर उस्ताद सादिक ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। मंसूबा तय हो गया था, बस अमल करना बाकी था। प्यास की वजह से कुछ खाने को भी जी नहीं चाह रहा था। शाम के वक्त मैंने एक बार फिर दुश्मन की बातें सुनी। उन्हें इकट्ठा होने का हुक्म दिया जा रहा था। मैं रात को कोशिश के बावजूद बहुत थोड़ी नींद ले सका था। प्यास की ज्यादती और फिर आने वाले जांगुसल लम्हात के ख्याल ने मुझे बेचैन कर रखा था। 3:15 बजे के करीब मुझे उस्ताद सादिक ने आवाज दी, ज़ीशान मैं तैयार हूँ सर। मैं चाबक दस्ती से बोला और दर्द से नीचे उतर गया। इससे पहले मैं इतराफ का जायजा लेना नहीं भूला था। वो हमने कल से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पानी की गैर मौजूदगी में खुश्क बिस्किट खाना प्यास को बढ़ाने का मुअज्जब ही बनता। और दरख्तों के पत्ते इसलिए नहीं चबाए थे कि अभी तक हमारी प्यास बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई थी। फिर भी थोड़ी बहुत हाजत महसूस हो रही थी। फ्रेश होने के बाद मैं जाने के लिए तैयार था। उस्ताद सादिक ने मेरी जानिब मेरा समाल पैक बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपनी वाटर बोतल भी तुम्हारे पैक में डाल दी है ताकि ज्यादा पानी ला सको। ठीक है सर। मैंने इत्मीनान से असबात में सर हिला दिया। तुलुए आफ्ताब से पहले पहले घेरे से निकल जाना, वरना फंसने का खतरा बढ़ जाएगा। उस्ताद सादिक ने मुझे आखिरी नसीहत की और मैंने फी अमान अल्लाह सर कहकर अपनी राइफल कंधे से लटका ली। ग्लाक 19 पिस्टल मैंने हाथ में थाम लिया था, क्योंकि स्नाइपर राइफल को असाल्ट राइफल के तौर पर इस्तेमाल करना बेवकूफी है। हरकत करते हुए अच्छी साख्त का पिस्तौल स्नाइपर राइफल से कई गुना ज्यादा कारकर्दगी दिखा सकता है। आसमान की तरफ निगाह उठाकर मैंने कुतबी सितारे को ढूंढा और फिर बाजू लंबा करके कुतबी सितारे से डिग्री लेने लगा। मैंने कुतबी सितारे से 12 डिग्री दाएं सफर करना था। एक स्नाइपर के लिए कंपास के साथ सितारों के इस्तेमाल से वाकफियत भी नहायत जरूरी है। मैंने चौका शमाल की जानिब सफर करना था, इसलिए मुझे इतनी तगदो नहीं करनी पड़ी थी। बस कुतबी सितारे को देखा, हाथ की मदद से 12 डिग्री के फासले का अंदाजा किया और चल पड़ा। कुतबी सितारे के अलावा किसी दूसरे सितारे को समत बरकरार रखने के लिए ज्यादा देर नहीं चुना जा सकता था, क्योंकि सितारों का अपना सफर जारी रहता है। इसलिए हर आधे घंटे बाद पहले वाले सितारे को छोड़कर दूसरा चुनना पड़ता है। मैं गाहे बगाहे शबदीद ऐनक में भी झांक कर दाएं बाएं के इलाके को देख लेता था। चलते वक्त हत्तल वसा मेरी कोशिश यही थी कि मेरे पाँव की आवाज पैदा न हो। वो इस तरह मेरी रफ्तार काफी सुस्त हो गई थी, मगर कभी न पहुंचने से देर से पहुंचना बहुत बेहतर था। रास्ते में मुझे दुश्मन की कोई पार्टी नजर न आई। यकीनन ज्यादातर पार्टियां मशरकी समत में खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नजदीक घने जंगल में मौजूद थीं। दरख्तों का सिलसिला खत्म होने के करीब हुआ तो मेरी रफ्तार मजीद सुस्त हो गई और मैं करीबन रेंग रेंग कर आगे बढ़ने लगा। अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी अपने रुख से आहिस्ता आहिस्ता नकाब उतार रही थी। झाड़ियों की आखिरी लाइन के करीब मैं लेट गया। मेरे सामने वही खुश्क नाला था जिसे दुश्मन सफेद नाले के नाम से पुकारता था। इसी नाले की दूसरी जानिब मैंने दुश्मन के सुरेश नामी आदमी को हलाक किया था। मुलगजे अंधेरे में मुझे दूर से 2 हिवले अपनी तरफ बढ़ते नजर आए। उनके अंदाजे से जाहिर था कि वो दोनों संतरी हैं। मैं वहीं दबक कर लेटा रहा, यहाँ तक कि मेरे करीब से गुजरते चले गए। दोनों धीमे लहजे में बात कर रहे थे। मौजूद सुखन घरेलू मसाइल और तनख्वाह की कमी थी। उनके चंद कदम आगे जाते ही मैं क्रॉलिंग करता हुआ खुश्क नाले से गुजरने लगा। गोया रिस्क था। मुझे मुकम्मल तौर पर उनकी रूटीन से वाकिफ हुए बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर वक्त की कमी ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया था। यूं भी इन दोनों संतरियों का बेपरवाहाना अंदाज इस बात का मजहर था कि उन्हें मेरे इस समत आने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके पीछे मुड़ने से पहले मैंने नाला अबूर कर लिया था। एक झाड़ी की आड़ लेकर मैंने नाले में निगाह दौड़ाई। पहले नजर आने वाले पहरेदार तो अभी तक नहीं पलटे थे। अलबत्ता वो जिस समत से आए थे उस समत से 2 और पहरेदार टहलते हुए आगे आ रहे थे। मैंने इन झाड़ियों की आड़ में पीछे खिसकना शुरू कर दिया। अचानक मेरी समातों से किसी के कदमों की आवाज टकराई। वहीं दबक कर मैंने आवाज की तरफ निगाह दौड़ाई। वो मेरे छुपने की जगह से 2 झाड़ियां पीछे पहले बैठ गया। यकीनन वहां टॉयलेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए सुबोदम जिसका जिधर मुंह होता वो चल पड़ता था। उसके फारिग होने तक मैं वहीं दुबका रहा। उसके वापस पलटते ही मैं रेंगता हुआ आगे बढ़ गया।
गया। रोशनी की जहरियत बढ़ती जा रही थी। मैं झाड़ियों की आड़ लेता वहां से दूर होता गया। तुलुए आफ्ताब तक मैं इस नाले से 400-500 मीटर दूर आ गया था। गोई इस इलाके में खतरा कम था, मगर मैंने एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ा। एक मरहला तो बखैर आफियत गुजर गया था। अब पानी भरकर वापसी का मरहला बाकी था। वापसी के लिए मुझे लाजमन रात का इंतजार करना पड़ता। मुझे उस्ताद सादिक का ख्याल आया। मैंने सोचा उस्ताद सादिक को आज का दिन भी प्यासा गुजारना पड़ेगा। अब मैं झुके झुके अंदाज में चल रहा था। नाले से चश्मे का फासला करीबन 3 किलोमीटर था। मैं आधे किलोमीटर का फासला तय कर चुका था और अब गोया 2.5 किलोमीटर का फासला बाकी था। लेकिन ये तमाम रास्ता मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल था, इसलिए कुदरती तौर पर मेरी रफ्तार सुस्त रही। मैं मजीद 100 मीटर आगे गया हूँगा कि अचानक मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। मैं चौंक कर पलटा और एक उभरी हुई चट्टान की आड़ में पीछे की जानिब नजरें दौड़ाने लगा। शायद मैं देख लिया गया हूँ। मेरे जहन में सबसे पहले यही सोच उभरी, मगर फिर मैंने नफी में सर हिलाकर इस सोच को दूर झटका। अगर मैं नजर आ गया होता तो गोलियों का रुख मेरी जानिब होना चाहिए था। मैंने दूरबीन आंखों से लगाकर मंजर को मजीद करीब किया और ये देखकर मेरा खून खुश्क होने लगा कि घेरे में मौजूद तमाम आदमी अपने अपने हथियार सौंपते जंगल के अंदर की तरफ भागे जा रहे थे। अचानक मुझे वाकी टाकी का ख्याल आया और मैंने जल्दी से आन कर लिया। कोई शख्स चीख चीख कर अपने हलाक होने वाले 2 आदमियों की रिपोर्ट दे रहा था, जिन्हें किसी स्नाइपर की गोली ने लुकमाए अजल बना दिया था। उन्हें मोहतात रहने का मशवरा देकर कंट्रोल रूम तमाम पार्टियों को उसी समत इकट्ठा होने का हुक्म दे रहा था। उस्ताद सादिक, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने खुद कलामी करते हुए अपनी राइफल कंधे से उतारकर हाथ में थामी और टेलीस्कोप साइट को उतारकर निशाना लेने लगा। दुश्मन की नाले के इतराफ में मौजूद स्पा मेरी रेंज में थी। एक बंदे के सर का निशाना लेकर मैंने बगैर किसी झिझक के ट्रैगर प्रेस कर दिया था। ट्रंच की आवाज ने मुझे बुखला दिया था। मैंने जल्दी से राइफल काक की, लेकिन मैगजीन खाली था और मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि ये राइफल मेरी नहीं है। मैंने जल्दी से स्मॉल पैक पीठ से उतारा और इसमें मौजूद फालतू राउंड निकालने के लिए अपना हाथ दाखिल किया, मगर मेरा हाथ नामुराद बाहर आया। उस्ताद सादिक ने स्टाइल स्नाइपर राइफल की तमाम गोलियां निकाल ली थी और उनकी जगह अपना पिस्टल उसने मेरे झोले में रख छोड़ा था। उसने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे पानी लेने भेजा था, वरना कोई स्नाइपर पानी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लिया करता। वहाँ सब्जे की बहुतायत थी। हम आसानी से वो सब्जा खाकर पानी और खाने की जरूरियात से बेफिक्र हो सकते थे, लेकिन वो जानता था कि हम ज्यादा देर इस दरख्त पर छुपे नहीं रह सकते थे और फिर अपने जख्मी पाँव के साथ उसका सफर करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। यही सोचकर उसने मुझे तहफ्फुज देने का सोचा और इस पर अमल कर गुजरा। अचानक फायरिंग की आवाज में शिद्दत आ गई। दुश्मनों को हदफ मिल गया था। दरख्तों की टहनियां सिर्फ नजरी आड़ मुहैया कर सकती हैं, गोली रोकने की अहलियत नहीं रखती। वायरलेस सेट पर कोई चीखते हुए अपनी कामयाबी की रिपोर्ट पेश कर रहा था और मेरे दिमाग में उस्ताद सादिक की गुफ्तगू गूंज रही थी। ये तो तुम जानते हो कि हर स्नाइपर रिटायर्ड होते वक्त अपनी राइफल अपने जानिशी के हवाले किया करता है। उसने सुबह मेरे दरख्त से उतरते ही मेरी राइफल की जगह अपनी राइफल रख दी थी और मेरे स्मॉल पैक से स्टाइल स्नाइपर के तमाम राउंड भी निकाल लिए थे, ताकि मैं जोश में आकर दुश्मन पर फायर करना न शुरू कर दूं। अलबत्ता अपने उस्ताद हाशिम की तरह अपना पिस्तौल अपने जानिशी के हवाले करना उसे नहीं भूला था। धोखेबाज उस्ताद का धोखेबाज शागिर्द। मैं खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया और मेरी आंखें भीगती चली गईं। मैं काफी देर वहीं लेटा दुश्मन की चहल पहल देखता रहा। उस्ताद सादिक की शहादत के बाद वो कुछ बेफिक्र से हो गए थे। उनकी बातें सुनकर पता चला था कि उस्ताद सादिक को शहीद करने वाले उनकी कमांड प्लाटून के जवान थे, लेकिन इससे पहले उनके 5 आदमियों को उस्ताद सादिक निशाना बनाने में कामयाब रहा था, जिसमें से 4 आदमी हलाक हो चुके थे, जबकि गोली 5वें आदमी के सर से रगड़ खाती हुई निकल गई थी। मजीद कुछ देर वहीं पड़ा रहने के बाद मैं दोबारा चल पड़ा। अगर उस्ताद सादिक ने मेरे पास स्नाइपर राइफल की गोलियां रहने दी होती तो शायद मैं कई को निशाना बना चुका होता, मगर अब पिस्टल से तो स्नाइपिंग नहीं की जा सकती थी। गो उस तरह मेरे जिंदा बच जाने के इम्कानात 0% भी ना रहते, मगर जज्बाती कैफियत में मुब्तला होने के बाद फायदे नुकसान का होश किसको रहता है। चश्मे तक मैं बगैर किसी मुठभेड़ हुए पहुंच गया था। खूब सैर होकर पानी पीने के बाद मैंने दोनों वाटर बोतलें भर कर स्मॉल पैक में रख ली और फिर वहां से फरलांग भर के फासले पर मौजूद झाड़ियों के एक झुंड की तरफ बढ़ गया। मेरा इरादा वहीं रात गुजारने का था, क्योंकि आज के दिन हमारी तलाश में सरगर्दा ट्रोप्स ने वापस अपनी अपनी जगह पर पहुंचना था। उनकी नकलो हरकत के दौरान मेरा एक जगह रुके रहना बेहतर था, क्योंकि किसी भी पार्टी से इत्तफाकन मुठभेड़ एक नया महाज खोल देती। झाड़ियां काफी घनी थी, वहां से चश्मे की जगह साफ नजर आ रही थी। दिन ढलने को था जब चश्मे पर चंद आदमी पानी भरते दिखाई दिए। वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। एक सख्त इब्तला के बाद
انہیں ذہنی سکون حاصل ہوا تھا اور انہوں نے ایک خطرناک دشمن سے خلاصی پائی تھی، ایسا شفاق دشمن جس نے ان کے درجن بھر ساتھی ہلاک کر دیے تھے۔ میں بس خالی نظروں سے انہیں چہلے کرتے دیکھتا رہا۔ چشمے کے پانی سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے رستے ہو لیے تھے۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میری بھوک بھی ابھر آئی تھی۔ میں پیک سے بسکٹ نکال کر کھانے لگا۔ استاد صادق نے اپنی خوراک بھی میرے پیک میں ڈال دی تھی۔ اپنے مقدر کا رزق میرے حوالے کرتے ہوئے اسے ذرہ بھر بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اپنی آخری گفتگو میں اس نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا کہ مجھے اس کے ارادے کی بابت معلوم ہوتا۔ یقیناً یہ فیصلہ اس نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ اس وقت جب میں نے اس کی بات ماننے کے بجائے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اپنے استاد ہاشم کی کہانی سنانے کا مقصد مجھے اپنی موت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ دوران ٹریننگ اس نے اپنے کئی تجربات ہمارے گوش گزار کیے تھے، مگر اپنی زندگی کا سب سے اہم واقعہ اس نے ایسے حالات میں سنایا تھا جب وہ خود اپنے استاد کی راہ پر چلنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ رات میں نے انہی جھاڑیوں میں استاد صادق کی یادوں سے لڑتے گزاری۔ صبح صادق کے قریب میں اپنی کمینگاہ سے نکلا اور چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا پتہ رستے میں پانی ملنا بھی تھا یا نہیں۔ میں نے واٹر بوتل میں رات کے وقت ہونے والی کمی پوری کی اور اپنے رستے ہو لیا۔ چلتے وقت میں نے واکی ٹاکی سیٹ بھی آن کر لیا تھا، مگر پہلے والی فریکوینسی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فریکوینسی بدل کر بھی میں نے سن گل لینے کی کوشش کی، مگر کوئی ایسی بات سننے میں ناکام رہا جو مجھے احتیاط پر مجبور کر سکتی۔ ایک دو جگہ پر روزمرہ کی عام گفتگو سنائی دی۔ 2-3 پوسٹوں سے لالی سیکٹر بیس کو صبح کے سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی تھی۔ واپسی کے لیے میں نے پہلے والا راستہ استعمال نہیں کرنا تھا۔ لالی سیکٹر کی بیس کے نیچے پہنچ کر میں جنوب کی سمت میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ نالا عبور کر کے جنگل میں گھسنے کی کوشش میں نے نہیں کی تھی۔ سورج کے طلوع ہونے تک میں لالی سیکٹر بیس سے قریباً 2 کلومیٹر آگے نکل گیا تھا۔ روشنی ہونے کے ساتھ میری رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ میں پوری طرح کیموفلاج تھا۔ گلی سوٹ نے مجھے جھاڑیوں کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ آگے جا کر نالا تنگ ہو گیا۔ میرے داہنی جانب پہاڑی سلسلہ تھا، جبکہ بائیں طرف جنگل تھا اور درختوں کے اختتام پر سیدھی کھڑی چٹانوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ داہنی جانب درختوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نالا عبور کر کے جنگل میں گھس گیا۔ آگے جا کر نالا غربی جانب مڑ رہا تھا۔ اس نالے میں بس اکا دکا درخت تھے اور وہی میری واپسی کا راستہ بھی تھا۔ دوربین نکال کر میں نے دور و نزدیک کا بغور جائزہ لیا، مگر کسی قسم کی حرکت نہ نظر آئی۔ نقشہ کھول کر میں نے ایک بار پھر دشمن کے مورچوں کی جگہ کو بغور دیکھا۔ اسی نالے میں آگے جا کر دشمن کی ایک پوسٹ تھی جس کا نام سدرتی پوسٹ تھا۔ وہاں پر ان کے 15 سے 20 آدمی موجود رہتے تھے۔ مذکورہ پوسٹ سے دائیں اور بائیں جانب 3-4 کلومیٹر کے وقفے پر 2 اور پوسٹیں تھیں۔ وہاں بھی ان کی نفری 10 کا ہنسا عبور کر جاتی تھی۔ مجھے صدرتی پوسٹ سے دائیں جانب کا راستہ اختیار کرنا تھا اور گجر پوسٹ کے قریب سے پھر غربی سمت مڑ کر دشمن کی آخری پوسٹ لیفٹ ترکیاں کی ذمہ داری کے علاقے سے گزر کر میرے سامنے پاکستان کی پہلی پوسٹ رنگ کنٹور آ جانا تھی۔ ہم نے آتے وقت دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس وقت ہمیں بارڈر پار کروانے کے لیے ایک راہبر بھی آیا تھا جو ہمارے بارڈر پار کرتے ہی واپس چلا گیا تھا۔ اب واپسی کے سفر میں اکیلا تھا اور اپنا راستہ مجھے خود ڈھونڈنا تھا۔ نقشہ واپس سنبھال پیک میں رکھ کر میں اللہ پاک کا ببرکت نام لے کر غربی نالے میں گھس گیا۔ گو وہاں چھدرے چھدرے درخت تھے، مگر رستے میں بڑے بڑے پتھر بھی کثیر التعداد میں موجود تھے جو چھپنے میں مدد دے سکتے تھے۔ میں رکے بغیر چلتا رہا، البتہ صدرتی پوسٹ کے علاقے کو میں رات کے اندھیرے میں عبور کر سکتا تھا۔ پوسٹ سے کلومیٹر بھر پہلے ایک مناسب مقام پر رک کر میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ آنے والی رات کو چونکہ مجھے بقیہ تمام راستہ طے کرنا تھا، اس لیے کھا پی کر میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ میرے دیکھے جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔